आई कैन गारंटी पूरे यूट्यूब में आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको ये कंटेंट जो हमने प्रोवाइड कराया है ये आपको स्पेक्टेटर और टाटलर का किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दो इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ एंड दैट इज, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके पास इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट है तो व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है उस पर मैसेज करके अटैच होइए, मैसेज करिए सर को और उनसे जुड़िए। रीजन बीइंग बहुत सारे पीडीएफ से हो सकता है जो आपको हेल्प हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अभी जो आज पढ़ाने वाली हूँ उसमें काफी सारी चीजें मैं ऐसे बताऊंगी जो सर ऑलरेडी अपने स्टेटस पे लगाते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, यानी इंफॉर्मेटिव स्टेटस होते हैं उनके, तो आपको वहां से भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। प्लस आप अपने सिलेबस का भी पूछ सकते हो कुछ अगर आपको डाउट हो तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट आपके पास है और आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, इट डजंट मैटर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सर से अटैच जरूर रहिए, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन इज, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेरा नेक्स्ट ऐसे है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, दैट इज द स्पेक्टेटर क्लब, उसके लिए उसको पढ़ने से पहले आपको उसका बेस पता होना चाहिए। एंड उसका बेस क्या है? द टाटलर, द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन के बारे में जानना, ठीक। और ये तीनों टॉपिक जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हैं जो कि पूनम मैम पढ़ाती हैं, जो कि पूनम मैम पढ़ाएंगी, लेकिन क्योंकि मेरे आगे आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है तो ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, ओके। ये दो इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आज मैं आपको द स्पेक्टेटर, द टाटलर एंड द गार्जियन के बारे में बताने वाली हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और जो आगे के दो एसेज हम पढ़ाएंगे आपको, पहला विल्स हनीकॉम्ब वाला और फिर द स्पेक्टेटर क्लब, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। क्लियर? ओके। सो आज का जो वीडियो है हमारा वो बेसिकली तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड फॉर द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन। सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको द स्पेक्टेटर, द टाटलर के बारे में जानने से पहले पता होने चाहिए, तो मैं उनको बताऊंगी। एंड थर्ड, मैं बताऊंगी आपको द टाटलर, द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन के बारे में। क्लियर? अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था दैट इज बैकग्राउंड, तो जो बैकग्राउंड है वो भी टू सब टॉपिक में डिवाइड होगा। पहला मैं आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाऊंगी और दूसरा मैं आपको लिटरेरी बैकग्राउंड समझाऊंगी। क्लियर? ओके। एक चीज और मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, साइड में नोट्स चलते रहेंगे, उन पे गौर करिएगा। आप बस काम माइंड से ध्यान से सुनो और नोट्स देखते जाओ। फिर जब दूसरी बार इस वीडियो को देखना तो पेन पेपर लेके बैठना और सुनते जाना और खुद लिखते जाना। अगर ये दो प्रोसेस आपने मेरे फॉलो कर लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ओके। पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। ये पीरियोडिकल एसेज जो था ये इमर्ज कब हुआ था? ये हम जो भी बात करेंगे आज, ये हम करेंगे 18th सेंचुरी के बारे में। 18th सेंचुरी में ही पीरियोडिकल एसेज बहुत ब्लूम कर रहे थे और उसी टाइम पे टाटलर स्पेक्टेटर आया था। नाउ द क्वेश्चन इज, 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है जो कि स्पेक्टेटर और टाटलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगी, मैं बहुत लॉन्ग नहीं जाऊंगी, परेशान मत होइए। हुआ क्या था, सारा चर्चिल थी एक, ठीक है, सारा चर्चिल विग्स के उससे आती थी, विग्स फैक्शन से आती थी। उस टाइम पे इंग्लैंड में दो पॉलिटिकल पार्टीज चलती थी, टोरीज और विग्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, टोरीज और विग्स। तो जो सारा चर्चिल थी वो विग्स फैक्शन से आती थी। एट द सेम टाइम उस टाइम पे जो रीन कर रही थी क्वीन एने, ठीक, उनकी एडवाइसर, पॉलिटिकल एडवाइसर और फिक्सर थी कौन? सारा चर्चिल। पहला पॉइंट तो यही मार्क करने वाला है, ठीक, कि एक तरफ सारा चर्चिल जो है वो विग्स फैक्शन से आती थी और दूसरी तरफ वो क्वीन एने की क्या थी? पॉलिटिकल फिक्सर और एडवाइसर थी। जबकि क्वीन एने जो थी
वो थ्रोन पे कैसे बैठी और सारा चर्चिल का ये जो कनेक्शन है ये कैसे हुआ, ये इन दो चीजों की अपनी पर्टिकुलर हिस्ट्री है, हम वहां नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे क्योंकि वो खुद में बहुत बड़ा है। ओके हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इनकी पॉलिटिकल एडवाइजर थी। तो हुआ क्या, क्वीन एने वॉज ऑन द थ्रोन और क्वीन एने ने एक्ट ऑफ यूनियन जो पास हुआ था 1707 में, क्वीन एने उसको सपोर्ट करती थी। क्वीन एने वॉज सपोर्टिंग दैट एक्ट। ये पॉइंट याद रखने वाला है, इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। हुआ क्या, क्वीन एने सारा चर्चिल से बहुत क्लोज थी, लेकिन आफ्टर अ वाइल सारा चर्चिल से उनका कनेक्शन थोड़ा टूटने लगा और इस चीज को बचाने के लिए हुआ क्या, एबिगेल हिल, एबिगेल हिल वाज द कजिन ऑफ सारा। ठीक, एबिगेल हिल जो है वो कजिन थी सारा की, एट द सेम टाइम बेड चैम्बर थी प्रिंस जॉर्ज ऑफ डेनमार्क की। ठीक है, प्रिंस जॉर्ज ऑफ डेनमार्क कौन थे, प्रिंस जॉर्ज ऑफ डेनमार्क क्वीन एने के हस्बैंड थे। आप लोग को फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट देखते चलिएगा, आपको क्लियर होता जाएगा। तो प्रिंस जॉर्ज जो है वो क्वीन एने के हस्बैंड थे। नाउ द क्वेश्चन इज बेड चैम्बर क्या होता है। बेड चैम्बर बेसिकली अ क्लोजेस्ट सर्वेंट, जो आप जब तैयार होने जाओ तो आपको कपड़ा पहनाए, ठीक है, आपकी वार्डरोब देखे, जो रूम है मोनार्क का, जो रूम है क्वीन और किंग का जो रूम है, उसका एसेस होना जिस सर्वेंट के पास होता है वो एक ही सर्वेंट के पास होता है, वो किंग और क्वीन के बहुत क्लोज होता है या होती है, और उसी को हम बेड चैम्बर बोलते हैं, उन्हीं को हम बेड चैम्बर बोलते हैं। क्लियर। तो एबिगेल हिल जो थी ना वो बेड चैम्बर थी प्रिंस जॉर्ज ऑफ डेनमार्क की, और एट द सेम टाइम सारा की कजिन थी। जब एने और सारा का कनेक्शन टूटने लगा तो एबिगेल बीच में आती हैं। ठीक है, एबिगेल बीच में आती हैं और एबिगेल की शादी सैमुअल मैशम से होती है। सैमुअल मैशम कौन था, सैमुअल मैशम उस टाइम पे मिलिट्री ऑफिसर थे। एबिगेल की शादी उनसे करा दी जाती है, सैमुअल मैशम से करा दी जाती है। क्लियर हुआ। तो अब क्या हुआ, सारा वाज डाइड, ठीक है, सारा की डेथ हो जाती है, सारा का कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन सारा की जगह अब कौन ले लेता है, एबिगेल ले लेती है। तो अब एबिगेल जो है वो क्वीन एने के बहुत क्लोज हो जाती है। एट द सेम टाइम उसकी शादी किससे हो गई है, सैमुअल से हो गई है। ठीक है, सैमुअल मैशम से हो गई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो मिसेस मैशम कहलाएगी। राइट, मिसेस मैशम कहलाएगी। अब ये जो मिसेस मैशम थी ना, इनका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था किससे, हार्ले से। ना हु इज हार्ले, हार्ले जो थे वो टोरीज के लीडर थे, जो टोरीज पार्टी थी उसके लीडर थे हार्ले। अब कनेक्शन समझो आप, ठीक है, एक तरफ सारा जो है वो विग्स से थी, लेकिन उनकी वो किसकी एडवाइजर थी, क्वीन एने की एडवाइजर थी। पहली चोट, जो पहला ड्रॉबैक हुआ विग्स का वो ये। दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ, एबिगेल का क्लोज होना और उनका सैमुअल मैशम से शादी करना। सैमुअल मैशम से शादी की, वो मिसेस मैशम हुई। ठीक है, और हार्ले की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। हार्ले किससे थे, टोरीज से थे, विग्स की अपोजिशन पार्टी। दूसरा ड्रॉबैक्स विग्स के लिए ये हुआ। ठीक है, अब मैं विग्स के ड्रॉबैक्स क्यों गिना रही हूं, अभी पेशेंस रखिए, आपको सब पता चलेगा। ठीक है, देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। इतना क्लियर हो गया ना आपको, इस चीज को आप माइंड में अपने इतना जो पोर्शन था इसको अभी आप क्लियर रखिएगा। हुआ क्या, अब दूसरी तरफ क्या चल रहा था, स्पेनिश सक्सेशन चल रहा था। ठीक, और जो स्पेनिश सक्सेशन चल रहा था इसमें क्वीन एने का जो ब्रिटेन था वो इन्वॉल्व था, और उसके इन्वॉल्वमेंट को सारा सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, यानी सारा का ये मानना था कि ठीक है, अगर आप ब्रिटेन इन्वॉल्व हो रहा है उस इन्वेशन में तो दैट इज ओके, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है या कुछ भी गलत नहीं है। शी वॉज ओके विद इट। फिर होता क्या है, क्वीन एने वॉर छिड़ती है। जब स्पेनिश इन्वेजन हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, फिर क्वीन एने वॉर छिड़ती है। क्वीन एने वॉर किससे होती है, बेसिकली फ्रेंच से होती है। ठीक है, फ्रांस से होती है। जो रॉयल पोर्ट था उसकी जो वो थी कंट्रोल था, ठीक है, उसका जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, फ्रांस के हाथ में था, फ्रेंच पीपल के हाथ में था। ठीक है,
यहां जब क्वीन एने की ये वॉर छिड़ती है तो फ्रेंच हार जाते हैं, ठीक है, फ्रेंच हार जाते हैं और इसी रॉयल पोर्ट का जो वो होता है वो अब कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, अब इनके क्वीन एने के हाथ में आ जाता है। तो जो आज के टाइम का स्कॉटलैंड है वो पहले किसके कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में था। बट जब क्वीन एने ने अपनी वॉर छेड़ी और फ्रांस हार गया तो जो ये था स्कॉटलैंड था ये वापस से क्वीन एने के पास आ जाता है। एंड यहां पे अब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है जो मैंने आपको बताया था कि अब स्कॉटलैंड आ गया क्वीन एने के हाथ में। तो क्वीन एने किसको सपोर्ट कर रही थी, एक्ट ऑफ यूनियन को, जो कि 1707 में पास हुआ था, ठीक है। तो उसके तहत, उस एक्ट के तहत स्कॉटलैंड और इसका ब्रिटेन का जो क्राउन होता है वो एक हो जाता है और वो यूनाइट हो जाता है, उसकी सिंगल मोनार्की हो जाती है। एंड यहीं से क्या बॉर्न होता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आज हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, हार्ले ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। अब इस यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट टाइम 10th ऑफ अप्रैल को ये जो पूरा चल रहा है सिनेरियो ये 1710 का चल रहा है, ठीक है, 1710 एंड ऑनवर्ड्स का चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, 10th ऑफ अप्रैल को जो ब्रिटेन है उसका कॉपीराइट, जो लॉ कॉपीराइट है, लॉ लेजिस्लेचर का जो कॉपीराइट है वो फर्स्ट टाइम पास होता है और इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था अपने आप में, क्योंकि पहली बार लॉ लेजिस्लेचर का कॉपीराइट इशू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ठीक है। हार्ले का कनेक्शन मैंने आपसे बताया ना किससे था, एबिगेल से था, एंड एबिगेल वाज क्लोज टू क्वीन एने। तो अब क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन में जो इशू है, लॉ लेजिस्लेचर का जो इशू है कॉपीराइट का, वो तो जा ही चुका है, वो तो पब्लिश हो चुका है, ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ गया है। उसके बाद विग्स जो थे वो लूज पड़ने लगे थे और इसी टाइम पे क्या होता है, जो ये होते हैं हार्ले होते हैं, इनको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है। सबसे बड़ा सपोर्ट इनका एबिगेल बनती है, क्योंकि एबिगेल क्वीन एने के बहुत करीब थी। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं क्वीन एने के प्लेस पे और उनको परसुएड करते हैं। विग्स एंटी विग फीलिंग फैल चुकी थी, समझो इस चीज को, ठीक है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए, कैसे मैंने बताया ना कि कैसे कैसे विग के अगेंस्ट में चीजें हो रही थी, तो एंटी विग फीलिंग तो फैल ही चुकी थी और उसी का यूज करते हुए ये हार्ले जाते हैं क्वीन एने के प्लेस पे और इनको परसुएड करते हैं। किस लिए परसुएड करते हैं कि जो अभी है पार्लियामेंट आप उसको डिसॉल्व कर दीजिए और इलेक्शन कंडक्ट कराइए और वापस से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराइए, इस चीज के लिए वो बोलते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज डॉक्टर सेकरविले जो होते हैं उनका इम्पीचमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू बी द ब्लंडर, इसको भी ब्लंडर बोला गया है, ठीक है। और इसी के बाद विग्स जो थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे। हुआ क्या, डॉक्टर सेकरविली जो थे वो कहीं ना कहीं विग्स को सपोर्ट करते थे और साथ ही साथ उन्होंने प्रीच किया था ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, ये मिनिस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आपको देखने को मिल रहा है ना, विग से टोरीज की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, तो इस मिनिस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में थे वो और जो वार हो रही थी उसके भी अगेंस्ट में थे वो, ठीक। लेकिन उनका क्या कर दिया जाता है, उनका इम्पीचमेंट कर दिया जाता है। क्लर्गी की पोजीशन से अब वो एक नॉर्मल लो चर्चमैन की पोजीशन पे आ जाते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्लर्गी जो होता है वो मोनार्क का जो भी कोर्ट का सेशन चलता है या जो भी उसमें आते हैं डाउट्स, उसमें अपना ओपिनियन रख सकता है। बट वंस अगर कोई भी क्लर्गी की पोजीशन से हटा तो उसका इन्वॉल्वमेंट इसके साथ मोनार्की में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके साथ नहीं हो सकता। मतलब फिर वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट नहीं कर सकता किंग या क्वीन के सामने, उसको अलाउंस नहीं होती है। तो ये इम्पीचमेंट इनका हुआ, ठीक है, ये लो पोजीशन पे गए तो अब ये अपना ओपिनियन रख नहीं सकते। ये अपना ओपिनियन नहीं रख पाएंगे तो अगेन हार्ले के उसमें चला गया ना,
फिर कौन है अपना ओपिनियन रखने वाला? हार्ले को पूरा सपोर्ट है हर तरफ से, हार्ले इस चीज का अगेन फायदा उठाते हैं और हार्ले अपना ओपिनियन देते हैं, वापस से अपना ओपिनियन देते हैं। एंड दिस वाज द टाइम जब विग जो होती है वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है और टोरीज जो है वो पावर में आ जाती है। क्लियर हुआ? विग्स फेल होती है तो क्या होता है? एडिसन जो थे, जोसेफ एडिसन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका है बेसिकली द स्पेक्टेटर टाटलर, तो जो एडिसन होते हैं वो आयरिश सेक्रेटरीशिप में होते हैं। क्या होते हैं? आयरिश सेक्रेटरीशिप में होते हैं। तो जैसे, और वो किसके होते हैं? रिचर्ड स्टील और एडिसन दोनों विग पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी विग्स से होते हैं। तो जब विग्स गिरी यानी विग्स फॉल हुई तो ये लोग अपनी पोजीशन से भी हट जाते हैं। ठीक है, एडिसन का जो आयरिश सेक्रेटरीशिप है वो चला जाता है और रिचर्ड स्टील जो है वो कुछ करते भी नहीं है, नॉट स्टीले बट स्टील, रिचर्ड स्टील कुछ करते भी नहीं है, उनका तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, बट स्टिल उनकी जो गेजेटे की जो पोजीशन होती है, वो भी गेजेटियर की जो पोजीशन होती है वो भी चली जाती है, वो भी वैनिश हो जाती है। तो ये इन दोनों के पास अब कुछ नहीं बचता। एंड यही चीज हमें टाटलर में देखने को मिलती है। एंड दिस वाज द रीजन, दिस वाज द टाइम पीरियड जब टाटलर था। इसको समझो, टाटलर जो है वो पब्लिक डोमेन में था एंड दिस वाज द रीजन कि टाटलर जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से गुजरता है और कोई भी क्लियर थॉट या कोई भी क्लियर ओपिनियन पॉलिटिकल एडोरेंस को लेकर के नहीं दिया जा सकता है, टाटलर में नहीं दिया जाता है। कैसे देंगे जब खुद को ही कंफर्म नहीं है और जो मिनिस्ट्री है वो पूरी रिवॉल्यूशनरी चेंज आ रहा है, उसमें पूरी रिवॉल्व हो रही है, तो आप कैसे दोगे? राइट? सो ये एक, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड समझाया, इसलिए ये इसके प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। ये दोनों अपनी पोजीशन से गए और इसका इम्पैक्ट अगेन टाटलर को पड़ा। वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तो था ही था, वो साथ ही साथ अनपॉपुलर होने लगा और धीरे धीरे करके उसको फिनिश कर दिया गया। एंड इसी के बीच स्पेक्टेटर आता है, इसी के बीच, इन्हीं सब चीजों के बीच में क्या आता है? स्पेक्टेटर आता है। तो जो पब्लिक डोमेन थी उसमें ये दिखाया गया कि द टाटलर और स्पेक्टेटर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन जो पब्लिक थी वो इस चीज को समझ रही थी क्योंकि द टाटलर के बंद होने में और स्पेक्टेटर के शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था, जो गैप है ज्यादा वक्त का नहीं था। ठीक है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही थी कि नहीं, कनेक्शन तो कहीं ना कहीं है। और उस समय के जो पोएट लॉरेट थे उन्होंने भी यही बोला था कि ये जो सन है ये सेट हुआ है ताकि दोबारा इसे राइज किया जा सके। तो बेसिकली जो सन है यहाँ पे वो टाटलर को रिफर कर रहा है कि जो टाटलर है वो बंद इसीलिए की गई ताकि न्यू सिरे से काम शुरू हो सके और न्यू मैगजीन जो है वो लॉन्च कर सके ताकि कंट्रोवर्सीज ज्यादा ना हो। ठीक है, तो जो उस समय के पोएट लॉरेट थे, टैट उनका नाम था, आपको दिखेगा इसमें नोट्स में दिख रहा होगा, उन्होंने ये सेंटेंस बोला था। तो ये क्या था? ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। नाउ कमिंग टू द लिटरेरी बैकग्राउंड, 18th सेंचुरी जो है वो प्रोज का ब्लूम एरा माना जाता है। प्रोज जो है वो ब्लूम कर रहा था, वो अपनी पीक पे था। पीरियोडिकल एसेज इसी में आए एंड दैट इज द रीजन जो मैथ्यू एरनॉल्ड हैं वो 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं? एज ऑफ रीजन एंड प्रोज। उन्होंने बोला है 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, वो इसीलिए बोला है क्योंकि पीरियोडिकल एसेज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। हुआ क्या था? लंदन गैजेट शुरू हुआ था। लंदन गैजेट क्या है? न्यूज़पेपर था जिसका ओरिजिनल नेम ऑक्सफोर्ड गैजेट था। तो ये जो ऑक्सफोर्ड गैजेट शुरू हुआ था ये बिल्कुल ही अलग तरीके से शुरू हुआ था। पहले जो न्यूज़पेपर थे वो न्यू बुक फॉर्म में होते थे, बट जब ये वाला न्यूज़पेपर आया तो ये हाफ शीट फोलियो में आया और इसमें 2 कॉलम्स होते थे। अब आपको पिक्चर दिख रही होगी और मैं आपको समझाती हूँ मैं बोल क्या रही हूँ। सी, ये एक टिश्यू पेपर है, ये पूरा एक फोलियो है। ठीक, अब क्या बोला है कि जो ऑक्सफोर्ड गैजेट था वो कैसा था? वो हाफ शीट फोलियो था, यानी इसको मैंने अगर बीच से मैं ऐसे फोल्ड कर दूं देन दिस विल बी द हाफ शीट फोलियो। सो बेसिकली ये एक वास्ट चेंज आया था ऑक्सफोर्ड गैजेट के आने के बाद। क्लियर हुआ? तो इसके जब ये आया, ये चेंज आया,
उसी के बाद यही फॉर्म यूज किया जाने लगा पीरियोडिकल्स को पब्लिश करने के लिए। यही फॉर्म यूज किया जाने लगा पीरियोडिकल्स को पब्लिश करने के लिए। साथ ही साथ जो 17th सेंचुरी का जो प्रोज था उसमें और 18th सेंचुरी के प्रोज में डिफरेंस क्या आया? जो 17th सेंचुरी का प्रोज था, मिल्टन आप एज एन एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें मिडिवल इंग्लिश का यूज था। बट जो 18th सेंचुरी के प्रोज था उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो कंपैरेटिवली सिंपल इंग्लिश में थी, उसमें मिडिवल इंग्लिश का यूज नहीं था, लैटिन फ्रेजेस कम यूज होते थे। एट द सेम टाइम जो 17th सेंचुरी का प्रोज था उसमें लैटिन फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होते थे। क्लियर हुआ? तो ये क्या था? ये लिटरेरी बैकग्राउंड था। क्लियर? ये कैसे यूजफुल है टाटलर स्पेक्टेटर के लिए? बिकॉज ऑफ द राइटिंग स्टाइल, ताकि हमें उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में पता लगे। जो राइटिंग स्टाइल यूज करी है वो सिंपल थी, यानी नॉर्मल इंग्लिश में थी। एक और पॉइंट जो मार्क करने वाला है, कंसीट का यूज किया गया था, रिफरेंसेस लिए गए थे, ठीक है, 18th सेंचुरी के प्रोज में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या था? ये लिटरेरी बैकग्राउंड था। क्लियर? सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, दैट इज बैकग्राउंड फॉर द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। इसमें हमने दो पढ़ा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लिटरेरी बैकग्राउंड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि टाटलर स्पेक्टेटर के बारे में जानने से पहले हमें पता होने चाहिए। जोनाथन स्विफ्ट, ही वॉज द प्रोमिनेंट ऑफ ऑल, मतलब वो बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे। तो हुआ क्या था, एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन एस्ट्रोलॉजर को कह सकते हैं कंडम करने के लिए जोनाथन स्विफ्ट ने एक वर्क लिखा था, और उस वर्क में उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर उठाया था आइजैक बिकरस्टाफ के नाम का। तो ये जो आइजैक बिकरस्टाफ था ना, ये बेसिकली उनके उस वर्क में फिक्शनल कैरेक्टर था, या कह लो स्पीकर था। ही वॉज द एस्ट्रोलॉजर इन हिज वर्क, इन हिज दैट वर्क, वो एस्ट्रोलॉजर था आइजैक बिकरस्टाफ। और ये आइजैक बिकरस्टाफ उन्होंने नेम कहां से लिया था? एक शू मेकर था, उस शू मेकर की नेम प्लेट से जोनाथन स्विफ्ट ने ये नेम उठाया था आइजैक बिकरस्टाफ का। और जोनाथन स्विफ्ट, एडिसन और स्टील, ये तीनों काफी अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है, इन तीनों में काफी अच्छा बॉन्ड था। जब आप इनकी स्कूल लाइफ और बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये तीनों कनेक्शन में आए, बट अल्टीमेटली इन तीनों में काफी अच्छा कनेक्शन था। तो जोनाथन स्विफ्ट ने भी टाटलर और स्पेक्टेटर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, ठीक है। तो जोनाथन स्विफ्ट का ये जो कैरेक्टर था आइजैक बिकरस्टाफ, यही कैरेक्टर टाटलर में यूज होता है, ठीक है। टाटलर में जो राइटर हैं, यानी एडिसन और स्टीले जो होते हैं, स्टील और एडिसन, या कह लो एडिसन और स्टील, जो भी कहना चाहो, तो ये जो राइटर्स हैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज तो देते हैं, बट किसके थ्रू? आइजैक बिकरस्टाफ कैरेक्टर के थ्रू। क्लियर? इसीलिए आइजैक बिकरस्टाफ का नाम आप पढ़ेंगे जब आप टाटलर को पढ़ेंगे तो। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा पॉइंट जो जानने वाला है वो ये कि जब स्पेक्टेटर आया तो स्पेक्टेटर के टाइम पे फीमेल ऑडियंस को रिटेन करने के लिए आइजैक बिकरस्टाफ की हाफ सिस्टर का जो कैरेक्टर है वो लाया गया, जिसका नाम था जेनी डिस्टाफ। जेनी डिस्टाफ जो थी वो आइजैक बिकरस्टाफ की हाफ सिस्टर थी, और ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है इनका यूज स्पेक्टेटर में किया गया। क्यों? फीमेल ऑडियंस को रिटेन करने के लिए। ये दो पॉइंट थे जो आपको जानने जरूरी थे, ताकि आगे अगर मैं नाम लूं तो आपको क्लियर हो सके। ओके, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट द टाटलर, स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन। तो अब हम पहले बात करेंगे द टाटलर की। द टाटलर किसने शुरू करी? रिचर्ड स्टील ने शुरू करी। कब शुरू करी थी? 12 अप्रैल 1709 में इन्होंने शुरू करी थी द टाटलर, और ये जो है वीक में 3 बार आती थी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। वीक में 3 दिन ये पब्लिश होती थी। इसमें ऑल टोटल 271 एसेज पब्लिश हुए थे, जिसमें से 42 एडिसन ने दिए थे, 188
रिचर्ड स्टील ने दिए थे और 36 एसेज इन दोनों ने ज्वाइंटली दिया था, ठीक है, यानी ज्वाइंटली लिखे थे। जो बचे हुए एसेज हैं वो बजल, ठीक, बजल, जॉन हड एंड जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, इन तीनों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया था। बजल जो थे, इसमें से जो बजल थे, स्टेक बजल, आपको नेम दिख रहा होगा नोट्स में, ये कौन थे? ये एडिसन के कजिन थे। और जॉन हड जो है वो पोएट थे। वो कौन थे? वो पोएट थे। तो जब टाटलर आता है तो उसका जब 18th इशू आता है, तो 18th इशू में पहली बार एडिसन ने इसमें द टाटलर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद 18th इशू में फर्स्ट टाइम एडिसन का कंट्रीब्यूशन आता है किसमें? द टाटलर में। एंड उसके बाद ये कंटिन्यू होता है। एक्चुअली उस टाइम पे कॉफी हाउसेस जो थे वो डिस्कशन के प्लेस थे, ठीक है। जैसे क्या था, पहले लोग लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स पढ़ते थे ना। इस टाइम पे क्या हो रहा था, 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, जो कॉफी हाउस और चॉकलेट हाउसेस जो थे वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे फॉर द डिस्कशन। जो भी पार्टीज की मीटिंग होती थी वो सब कहाँ होती थी? वो सब इन्हीं कॉफी हाउसेस में होती थी। तो जो कंटेंट मिलता था टाटलर के लिए वो कहाँ से मिलता था? वो या तो रिचर्ड स्टील का जो उनका खुद का अपार्टमेंट था, या तो वहां पे जो डिस्कशन होता था उससे निकल के आता था, या फिर जो 4 फेमस कॉफी हाउसेस थे वहां पे जो डिस्कशंस होते थे उनसे निकल के आता था, उनसे कंट्रीब्यूशन बाहर आता था, उनसे लोग अपने पोएम्स या जो एसेस थे वो देते थे और फिर वो वहां से पब्लिश होता था। जब आप टाटलर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि कौन सा वॉल्यूम या कौन सा जो सेशन है वो कहां से उठाया गया है। बेसिकली 4 कॉफी हाउसेस जो है वो फेमस थे। विल्स कॉफी हाउस, व्हाइट चॉकलेट कॉफी हाउस, ग्रेशियन कॉफी हाउस एंड सेंट जेम्स कॉफी हाउस। ये 4 कॉफी हाउसेस काफी फेमस थे। और पांचवा जो था, पांचवी प्लेस जो थी वो क्या थी? वो उनका खुद का अपार्टमेंट, रिचर्ड स्टील और एडिसन जो थे उनका खुद का अपार्टमेंट जो था, वहां से भी इश्यूज आते थे। आगे जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाटलर के लिए वो ये कि इसमें जो कंटेंट होता था वो आइडल बिहेवियर को लेके होता था, वो मॉरल को लेकर के होता था, ठीक है। उसमें जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उनका जो बैकग्राउंड है उस बेसिस पे होता था, वो सारा एम होता था टाटलर का, ठीक। टाटलर को पब्लिश और प्रिंट करने में हेल्प किसने किसने की थी? जॉन निकोलस, जॉन मॉफ्यू, और भी बहुत लोग थे बट ये 2 नेम मेन है। और इसको एडिट किसने किया था? जॉन नट ने किया था। इसको एडिट किसने किया था? जॉन नट ने किया था। क्लियर? फिर क्या होता है, 2 जनवरी 1711 में टाटलर बंद हो जाता है आना। टाटलर जो है वो बंद हो जाता है आना। उसके बाद कुछ महीने बाद 1 मार्च 1711 में द स्पेक्टेटर स्टार्ट करते हैं। कौन? जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील मिल करके। इसमें ऑल टोटल 555 एसेज आते हैं जो कि जिसमें इक्वली कंट्रीब्यूट किया होता है। स्टील ने भी और किसने? इन्होंने भी, एडिसन ने भी इक्वली कंट्रीब्यूशन दिया होता है। लेकिन 1714 जून, 8 जून 1714, उस दिन फ्राइडे था और उस टाइम जो एडिसन होते हैं ये स्पेक्टेटर को वापस से रिव्यू करते हैं और उसमें 80 एसेज और इंक्लूड करते हैं। नाउ 555 प्लस 80 कितना होगा? 635। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 635। तो जब ये रिव्यू होता है स्पेक्टेटर दोबारा से 14 में, ईयर 14 में, 1714 में, तो इसमें टोटल एसेज जो है वो 555 से बढ़ जाते हैं, ठीक है, एंड 600 की रेंज में पहुंच जाते हैं। ये जो स्पेक्टेटर आया था इसमें और भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। जोनाथन स्विफ्ट वगैरह तो थे ही, साथ ही साथ अलेक्जेंडर पोप ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, फीमेल ऑडियंस को रिटेन करने के लिए न्यू कैरेक्टर आई थी जो कि हाफ सिस्टर थी आइजैक बिकरस्टाफ की, जेनी डिस्टाफ को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? स्पेक्टेटर में काफी सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। इसमें एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ था। स्पेक्टेटर जब आया था ना तो उसमें एडवर्टीजमेंट होना स्टार्ट हुआ था।
इनफैक्ट आप जब डीप एनालिसिस में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि पैराडाइज लॉस्ट का जो 9th एडिशन है उसका एडवर्टीजमेंट जो फर्स्ट 50 इश्यूज आए थे उसमें किया गया था। द स्पेक्टेटर के जो फर्स्ट 50 इश्यूज आए थे उसमें किया गया था। ठीक है, तो एक चीज जो एड ऑन हुई थी स्पेक्टेटर के लिए वो ये कि इसमें ये चीजें आना शुरू हुई थी। फिर 6 दिसंबर 1712 में ये बंद हो जाता है। एक चीज जो मार्क करने वाली और है वो ये, द स्पेक्टेटर जब 1711 से 1712 में आया था तो ये वीक में सारे दिन आता था संडे को छोड़ करके, लेकिन जब ये रिव्यू किया गया एडिसन के द्वारा 1714 में तो ये वीक में 3 दिन आता था बस, और 6 मंथ के लिए कंटिन्यू किया गया था। उसके बाद ये 6 मंथ बाद बंद हो गया था। क्लियर? सो ये मेन पॉइंट्स थे किससे के स्पेक्टेटर से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू द गार्जियन, अब हम द गार्जियन पे आते हैं। हुआ क्या था 1713 में जो एडिसन थे वो अपना वर्क लिखने में, अपना एक प्ले लिखने में बहुत ज्यादा बिजी थे, और उस प्ले का नाम क्या था, काटो। काटो एडिसन का बहुत ही फेमस प्ले कहा जाता है। तो काटो को लिखने में वो बिजी थे। तो द गार्जियन के जो स्टार्टिंग के एसेज हैं, जो स्टार्टिंग का कंट्रीब्यूशन है वो किसने किया है, वो रिचर्ड स्टील ने किया है। लेकिन उसके बाद जुलाई में क्या होता है, एडिसन जो होते हैं वो वापस से आते हैं, मतलब अपना प्ले खत्म करके, और अब वो इसकी द गार्जियन की बागडोर संभालते हैं। ठीक है, और 98th इशू था द गार्जियन के 98th इशू के बाद से एडिसन का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है। क्लियर? एंड हुआ क्या था, जब ये हुआ था ना, जब एडिसन ने संभाला था, तो फिर रिचर्ड स्टीले जो है वो पार्लियामेंट्री वर्क के लिए कैंपेन में चले गए। अब क्या होता है, अब जो द गार्जियन की बागडोर है वो किसके हाथ में होती है, जोसेफ एडिसन के हाथ में होती है। जोसेफ एडिसन वाज अ वेरी मॉरलिस्टिक पर्सन, इसीलिए उनका एम क्या होता है, गार्जियन में जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो सच होंगी। वो क्या होंगी, वो सिर्फ ट्रुथ पे बेस्ड होंगी। गार्जियन का एक एम होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉरलिस्टिक नहीं होना है, मॉरलिस्टिक होने के साथ साथ आपको विटी भी होना पड़ेगा। वो एम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको सिंपलिस्ट फॉर्म में सिंपलाइज करके बता रही हूँ, बट वो कोटेशन पूरा आपको दिख रहा होगा नोट में। ठीक है, तो ये होता है गार्जियन का एम, जो कि टाटलर और स्पेक्टेटर उतना नहीं फुलफिल कर पाते। स्पेक्टेटर तो खैर बाद में आया था, टाटलर उतना फुलफिल नहीं कर पाता है, बट गार्जियन करता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले टाटलर आता है, फिर 1713 में गार्जियन आता है, उसके बाद स्पेक्टेटर आता है। बट क्योंकि टाटलर और स्पेक्टेटर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, इस वजह से गार्जियन का लोग उतना ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो गार्जियन में ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब गार्जियन आया तो बुटॉन्स कॉफी हाउस, ये बुटॉन एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, वहां के जितने भी कॉफी हाउसेस थे उनकी वेस्टर्न वॉल पे एक लायन हेड लगाया गया। नाउ व्हाट इज दिस लायन हेड? ये लायन हेड का कॉन्सेप्ट जो है वो जोसेफ एडिसन का ही था। जोसेफ एडिसन एक बार वेनिस गए थे घूमने के लिए, वहां पे उन्होंने लायन का माउथ देखा था, और जो उस टाइम के जो लोग थे वो 15th सेंचुरी में क्या करते थे, वेनिस में जो भी उनकी कंप्लेन होती थी वो एनोनिमस कंप्लेन वो पेपर में लिख करके और उसी लायन के माउथ में डाल देते थे। तो वहां से इंस्पायर होके इन्होंने बुटॉन कॉफी हाउसेस के वेस्टर्न वॉल पे लायन हेड जो है वो इंस्टॉल किया। हुआ क्या था, ये जितने भी, उन्होंने ये बोला कि ये जितने भी लायन हेड इंस्टॉल किए गए हैं, जो जनरल पब्लिक आती है वो इनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। उनके जो भी ओपिनियन है, वो जो भी एसेज और पोएट्रीज जो कुछ भी लिखेंगे वो लिख करके इस लायन के माउथ में डाल सकते हैं। और जोसेफ एडिसन ने ये बोला कि इसकी जो की होगी वो सिर्फ मेरे पास होगी, और जो भी ये लायन हेड सोलो करेगा वो मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करूंगा। ये दोनों अलग अलग कोट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, पूरा एक प्रॉपर कोटेशन जो एक्चुअल में जोसेफ एडिसन ने बोला था। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन पहली बार स्टार्ट हुआ न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के लिए, न्यूज़पेपर के कंटेंट के लिए। ठीक है, तो यहां से पब्लिक डोमेन के जो एसेज थे वो जाना शुरू हुए। ठीक है,
क्लियर हुआ? एंड दिस वाज द टाइम जब लीडर कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें? न्यूज़पेपर में। एंड ये जो चीज हुई ना, इसने स्पेक्टेटर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मतलब एक बहुत ज्यादा कह लो कि एज अ बेस वर्क किया, क्योंकि स्पेक्टेटर के जो कंटेंट था वो कहां से लिया जाता था? वो भी कॉफी हाउसेस से लिया जाता था, राइट? सो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, लोगों की भी जो एसेस थे वो उसमें पब्लिश होने लगे, समझ रहे हो ना? तो वो एक अल्टीमेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ठीक, ये था द गार्जियन के बारे में। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि द स्पेक्टेटर के बारे में जानना जरूरी है, वो ये कि स्पेक्टेटर में पूरा पूरा एक स्पेक्टेटर क्लब बनाया है, किसने? इन्हीं लोगों ने, इन दोनों राइटर ने। और ये जो स्पेक्टेटर क्लब है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे विल हनीकॉम्ब हो गया, सर रॉजर द कैवलरी हो गया, ठीक है, सर रॉजर हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जो कि द क्लब के मेंबर्स हैं। और जो द क्लब है वो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को दिखाता है, जैसे नॉर्मल कॉमन पीपल, ठीक है, आर्मी का बैकग्राउंड, सो वो सब शो करता है। क्लियर? तो ये है, कौन है ये? द स्पेक्टेटर्स के कैरेक्टर्स हैं, जो कि हम अपने अगले टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, द स्पेक्टेटर क्लब, उसमें सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स आएंगे। ये उन्होंने द स्पेक्टेटर में इंक्लूड किया हुआ है, तो उसमें ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स आएंगे। इसीलिए आपको मैंने अभी से इंट्रोड्यूस करा दिया थोड़ा सा, ताकि तब मैं पढ़ाऊं तो एकदम नया नया ना लगे कि ये क्या है। ओके, चलो, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड वन मोर थिंग, आई कैन गारंटी, आप पूरे YouTube में आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको ये कंटेंट जो हमने प्रोवाइड कराया है, ये आपको स्पेक्टेटर और टाटलर का किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट, इतना टॉपिक वाइज और ऐसे, ठीक है? तो आप देखो जा करके, और सारे चैनल भी उसके बाद आके दोबारा पढ़ो, ठीक है? कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। एंड पढ़ के कैसा लगा जरूर बताइए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आप तन्वी मैम को बिना पेपर के देख रहे हो, राइट? सो डू टेल योर ओपिनियंस, ओके? टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। टाटा।